हम लोग रात का खाना खा चुके थे और फिर जैसे ही मैं सोने जाने से पहले घर का दरवाजा बंद करने के लिए उठा तो मुझे अपने घर के बाहर चौखट पर एक लड़की रोते हुए मिली जिसकी उम्र 18 से 20 साल के करीब थी। वह हमारे चौखट पर बैठकर बस रोए जा रही थी। मुझे आश्चर्य लगा, इतनी रात को ये लड़की मेरे घर के चौखट के पास क्यों रो रही है। मैं उसके करीब गया। वह मुझे कहने लगी, प्लीज मुझे आज रात के लिए अपने घर में रख लो क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूँ। कुछ बदमाश गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। मुझे उस लड़की पर बहुत ही दया आई और फिर बिना सोचे समझे मैं उसे घर के अंदर ले आया। रात को मैंने उसे अपना कमरा सोने के लिए दे दिया और खुद ही बाहर बरामदे में आकर सो गया। सुबह होते ही मैंने उसे फ्रिज से निकालकर खाने के लिए दूध और ब्रेड दिया। मैं जल्द से जल्द उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मेरी माँ को उस लड़की के बारे में पता चले, इसलिए मैंने उसे कहा, जल्दी से नाश्ता करो और चली जाओ क्योंकि अगर मेरी माँ जाग गई और तुम्हें देख लिया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो लड़की कुछ ना बोली और जल्द से जल्द नाश्ता करके निकल गई। मैंने राहत की सांस ली और फिर जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए आया और जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे तकिए के नीचे किसी चीज की चुभन हुई। मैंने तकिया हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उस तकिए के नीचे मेरा नाम दीपक है। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक मेरे कानों में बाहर से कुछ लोगों की शोर सुनाई दी। बाहर बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई छोड़कर घर का दरवाजा खोला। आखिर देखो तो कि बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। और फिर अभी मैं जब बाहर इधर उधर देख ही रहा था, अचानक से नजर मेरे रामू भैया पर पड़ी जो कि शराब पीकर एक आदमी से लड़ाई कर रहे थे और मेरी माँ उन्हें शांत करने में लगी हुई थी। पापा तो मेरे थे नहीं, माँ थी जो इतने दिनों भैया के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। भैया पहले ऐसे बिल्कुल ना थे, लेकिन पता नहीं इधर से भैया को क्या हो गया था कि वो अब अक्सर इसी तरह की हरकतें करते फिर रहे थे। पहले तो वह घर के अंदर हंगामा करते थे, लेकिन आज वह घर के बाहर भी हंगामा करने लगे थे। पापा की मौत के बाद भैया हमारे किराने दुकान को अच्छे से संभाल लिए थे और मैं अभी पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल हो रही थी और मुझे पढ़ाई करने में ही मन लगता था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। सभी कुछ सही चल रहा था, पर न जाने क्यों पिछले एक हफ्ते से भैया दुकान पर नहीं जा रहे थे और खूब शराब पीकर घर आते थे। जब होश में रहते माँ उसे खूब समझाती, दुलारती और कहती, अब इस घर में तुम ही बड़े हो और अगर तुम इस तरह से करोगे फिर कैसे चलेगा। तुम्हें समझना चाहिए दीपक की अभी पढ़ाई चल रही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, उस पर से तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो। लेकिन भैया माँ के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देते थे। अभी मैं 12वीं की क्लास में पढ़ रहा था और भैया ने 10वीं तक पढ़कर ही पढ़ाई छोड़ दी थी और मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर सिर्फ आवारागर्दी करने लगे थे और मोहल्ले की ही लड़कियों को छेड़ा भी करते थे। पर पापा की मौत के बाद वो दुकान संभालने लगे थे। हालांकि कभी दुकान खोलते तो कभी नहीं खोलते और इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। मैं पढ़ाई में मन लगाता और कभी कभी दुकान पर भी चला जाया करता था, लेकिन 10 दिनों से न जाने भैया को क्या हो गया था। वो दुकान बिल्कुल ही नहीं खोल रहे थे और शराब पीकर घूम फिर रहे थे। मैंने भैया को समझाया, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कम से कम माँ की उम्र का तो लिहाज करें। आपको समझना चाहिए कि हमारे सर पर पापा का साया भी नहीं है और अगर ऐसे में माँ को कुछ हो गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। अगर आप पहले की तरह सही से रहेंगे, माँ यूं बीमार ना पड़ेगी और सब सही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, दीपक तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अनजाने में मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं माँ को और दुख नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण माँ बीमार पड़े, इसलिए अब मैं फिर से पहले की तरह ही दुकान जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। भैया की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया और फिर भैया दुकान की चाबी लेकर बाहर निकल गए। मैं बहुत खुश हुआ कि भैया ने मेरी बात मान ली।
अब माँ की सारी परेशानियां, चिंता दूर हो जाएगी। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होने लगा क्योंकि आज मेरे एग्जाम थे। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था और वक्त पर स्कूल पहुंच जाना चाहता था, परंतु अचानक से बाहर मुझे शोर सुनाई दिया कि जान चली गई, जान चली गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ना जाने क्या हुआ। अभी मैं बाहर निकलकर देखता कि तभी मैंने देखा मोहल्ले की दो चार औरतें माँ को पकड़कर घर के अंदर ला रही थी। मैंने भी आगे बढ़कर माँ को सहारा दिया। फिर उसी वक्त घर पर कुछ लोग आए और लाश को वहीं पर छोड़कर चले गए। न जाने किसकी लाश थी। मेरा शरीर यह सब देखकर थरथर कांपने लगा और माँ को तो अपना होश ही नहीं था। एक तो पहले से ही माँ भैया की हरकतों की वजह से बहुत ही परेशान थी और बीमार पड़ गई थी, और आज अचानक से माँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। यह सब देखकर मैं रोने लगा क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि रामू भैया की थी। आज तो भैया ने अच्छे से रहने और दुकान खोलने की बात कही थी और अचानक भैया के साथ यह क्या हो गया। माँ बेचारी बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। मैं भैया की लाश को फटी फटी आंखों से देख रहा था। मेरे सर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा था। सामने मेरे रामू भैया की लाश पड़ी थी। पड़ोस की औरतें किसी तरह से मेरी माँ को पकड़कर घर के अंदर लेकर आई थी। अभी अभी तो भैया अपनी गलती को समझकर दुकान खोलने के लिए जा रहे थे और अभी अभी वो इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए। मैंने अपनी माँ को संभालने की कोशिश की, पर मैं खुद ही अंदर टूट चुका था। मैं और मेरा भैया बहुत ही करीब थे और जब भी मेरे भैया कुछ गलती करते, मैं उन्हें समझाता और माँ और पापा से बचाने की कोशिश करता। पर आज वो आंखें बंद कर बेजान से पड़े हुए थे। भैया के चले जाने के कारण माँ अब बिल्कुल पत्थर की बन चुकी थी। ना ही ज्यादा बोलती और न ही किसी बात का जवाब देती। अब भैया के क्रियाक्रम खत्म हो चुके थे। मैं भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। माँ के सामने तो नहीं, लेकिन अकेले कमरे में बैठकर भैया को याद करके बहुत ही रोता रहता था। मेरी माँ तो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर वह और भी बुढ़ी व बीमार हो चुकी थी और अब दुकान बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। घर की हालत दिन पर दिन बहुत ही खराब होते जा रही थी। जो भी जमा पूंजी थोड़े बहुत घर में थे, अब सब खत्म होने पर थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर एक दिन माँ उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मुझे पता है तुझे पढ़ने का शौक है, पर इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर आ गई है और मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब भी दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए मैं जल्द से जल्द अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे बाद तो अकेला परेशान हो और धक्के खाओ, क्योंकि अकेला इंसान को दुनिया वाले बहुत ही सताते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल बेसहारा हो जाओ। मैं इस बात पर माँ को कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी माँ इस घर को नहीं संभाल पा रही थी। घर में खाने की बहुत ही दिक्कत हो गया था। फिर मैंने स्कूल और दुकान दोनों को संभाल लिया और मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। पर जिस घर पर अभी अभी जवान बेटे की मौत हुई हो और माँ भी बीमार हो, बेटा भी स्कूल जाता हो और कमाई भी सही नहीं हो, ऐसे घर पर कोई इंसान अपनी बेटी की शादी क्यों करेगा। माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ को कहीं भी मेरी शादी के लिए कोई भी ढंग की लड़की नहीं मिली। फिर एक रात जब वो लड़की रोती हुई मुझसे मदद मांगने के लिए घर के बाहर आई, मुझे अचानक से अपने रामू भैया की याद आ गई। आज भैया के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। उस लड़की को मैंने अपने घर के अंदर बुला लिया। रात होने के कारण माँ अपने कमरे में खाना खाकर सो चुकी थी और मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा था और फिर अब सोने की तैयारी में था कि दरवाजा के पास मुझे लड़की रोते हुए मदद मांगते हुए मिली थी। हमारे घर में दो ही कमरे थे, एक में माँ सो रही थी और दूसरे में मैं सोता था। लेकिन आज मैंने अपना कमरा उस लड़की को सोने के लिए दे दिया और मैं खुद चादर बिछाकर कमरे के बाहर बरामदे में सो गया। सुबह उठने पर मैंने उस लड़की को फ्रिज से निकालकर ब्रेड और दूध खाने को लिए दिया और मैंने उसे कहा, इसे जल्दी से खा लो और चली जाओ, क्योंकि मेरी माँ अब उठने ही वाली है और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर ना जाने मुझे क्या कहेगी। फिर वह लड़की कहने लगी, आजकल तो कोई किसी अजनबी को अपने घर में पनाह नहीं देता है, फिर तुमने रात को अपने घर पर मुझे कैसे रहने दिया। मैंने कहा, मेरे रामू भैया की अभी अभी मौत हुई है
उनके जाने के बाद हमारे घर की हालत बहुत ही खराब हो गई है और मैं अंदर ही अंदर बहुत ही अकेला हो गया हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हारी मदद की, क्योंकि मेरे भैया भी मुसीबत में मुझसे मदद मांगा करते थे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, आखिर कल रात को तुम यहाँ पर क्यों आई? उसने कहा, कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे थे और मैं भागते अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आई। फिर जाने से पहले उसने कहा, मुसीबत में तुमने मेरी मदद की, इसलिए वक्त आने पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की चली गई। मैं भी सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं दुकान भी संभालने लगा था। मेरी माँ की हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी। वो तो अब खाना भी नहीं बना पाती थी। स्कूल से आने के बाद मैं ही किसी तरह से खाना बनाता और फिर माँ को खाना खिलाकर और खुद खाकर दुकान के लिए निकल जाता था, क्योंकि अगर दुकान नहीं खोलता फिर घर खर्च कैसे चलता। और मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि पढ़ाई करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। माँ तो हर वक्त भैया को याद करके रोते ही रहती थी। अगले दिन फिर मैं रात को जब दरवाजा बंद करने के लिए गया तो मैंने देखा कि फिर वही लड़की हमारे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी और इधर ही देख रही थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आ गई और फिर मुझे अपनी मदद करने के लिए कहने लगी। आज मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे लगा लड़की फिर से हमारे घर पर क्यों आ गई? आखिर इस लड़की का माजरा क्या है? कहीं यह कुछ छुपा तो नहीं रही है? लेकिन आज भी मुझे उस पर तरस आ गया और फिर मैंने उसे अपने घर पर बुला लिया और अपना कमरा सोने के लिए दे दिया। वो लड़की मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछने लगी और उसकी मौत पर अफसोस करने लगी। मैंने आज उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम पिंकी बताया। फिर आज सुबह भी मैंने उसे कुछ खाने को दिया और माँ के उठने के पहले ही घर से जाने के लिए कह दिया। वो लड़की मुसीबत में मेरी मदद करने कहकर चली गई। वो कहकर गई थी, तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया तो वक्त आने पर मैं भी जरूर तुम्हारे मुसीबत में साथ दूंगी। फिर वह चली गई थी। अगली सुबह मेरा स्कूल नहीं था। मेरी माँ नाश्ता बनाते बनाते अचानक ही रसोई घर में गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं घबराकर माँ के पास गया। मुझे लगा कहीं माँ भी मुझे छोड़कर तो ना चली गई, लेकिन अभी उनकी सांसें चल रही थी। किसी तरह से उठाकर मैं उन्हें कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर लेटाया। फिर थोड़ी देर बाद जब माँ को होश आया तो देखा उन्हें काफी चोट लगी थी। मैं उनकी मरहम पट्टी करने लगा। मेरी माँ के शरीर में अब जान ही नहीं रही थी और अब इस घर को संभालना, माँ को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए तो वक्त ही नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब माँ थोड़ी ठीक हुई तो आज हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह के 11 बज रहे थे और मेरी माँ उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। तो मैंने कहा, माँ आप खाना खाओ, मैं देखता हूँ। पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और जाकर दरवाजा खोल दिया। फिर मेरी माँ किसी को लेकर अंदर आई और मुझे कहा, देखो दीपक बेटा, यह रामू की दोस्त है और इसका नाम पिक्की है। और फिर जैसे मैंने उस लड़की को देखा मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो वही लड़की थी जो कि रात में मेरे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आती थी। मेरी माँ लड़की से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। माँ उसे कहने लगी, कभी भी रामू बेटा ने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। तो वह कहने लगी, मैं सिर्फ आपके बेटा को जानती थी, उतना करीबी दोस्त भी हम लोग नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और मुझे उनकी मौत का काफी अफसोस है। पिंकी की बातों ने मेरी माँ का दिल जीत लिया था। मेरी माँ काफी दिनों के बाद थोड़ी खुश नजर आ रही थी। फिर खाना खाने के बाद मैं उठकर दुकान खोलने चला गया। जब घर आया तो वह लड़की घर पर नहीं थी, लेकिन उसने घर का सारा काम करके रखा था और उसने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की थी। फिर जब मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा तो कोई चीज मुझे चुभने लगी। मुझे लगा शायद उस लड़की का कोई सामान होगा जो गलती से यहाँ छोड़ गई है। लेकिन फिर जैसे ही मेरी नजर उस चीज पर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, आखिर यह सामान मेरे कमरे में कैसे आई? थोड़ी देर के बाद वह लड़की भी बाहर से घर आ चुकी थी। तो मैंने देखा, उसे देखते ही पूछा, तुम्हारे पास यह सामान कैसे आई और तुम मेरे भैया को कैसे जानती थी और कब से जानती थी? मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे सच सच बताओ। तो उसने कहा, मैंने तो तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारे भैया का नाम सुना था, लेकिन जब तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद करने की ठानी। और उस दिन मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला था
मैं तुम्हारे भैया को जानती हूँ, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैंने कहा वह तो ठीक है, लेकिन मेरे भैया का यह माउथ ऑर्गन तुम्हारे पास कैसे आई? वह बिल्कुल ही चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कहा, यह माउथ ऑर्गन तुम्हारे भाई का है? मुझे नहीं मालूम, सफाई करते वक्त मुझे यह मिला, मैंने इसे तुम्हारे कमरे में रख दिया। मैंने उसे कहा, यह माउथ ऑर्गन मेरे भाई की फेवरेट थी जो कहीं खो गई थी। हमने घर में इसे बहुत ढूंढा, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला था। इस बात पर लड़की कुछ ना बोली और मैं आराम से स्कूल जाने लगा। वह लड़की पिंकी घर को और दुकान को अच्छे से संभालने लगी। एक दिन माँ पिंकी को कुछ पैसे देने लगी और उसे कहा, बेटा यह तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, तुमने बहुत ही अच्छे से घर को और दुकान को संभाल लिया है, लो इसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो पिंकी कहने लगी, माँ जी मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और यह जालिम दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं हमेशा के लिए एक सहारा चाहती हूँ। अगर आप अपने बेटे दीपक की शादी मुझसे करवा दे तो मुझे सहारा मिल जाएगा। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, उन्हें तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी, क्योंकि माँ तो मेरे लिए लड़की तलाश करते करते थक चुकी थी। लेकिन अभी तक माँ को उनकी पसंद की लड़की नहीं मिली थी और माँ को अब पिंकी अच्छी लगने लगी थी। इसलिए जब पिंकी ने यह बात बोली तो माँ बहुत ही खुश हो गई और पिंकी की शादी मुझसे करने के लिए झट से तैयार हो गई और जल्द से ही मेरी शादी पिंकी के साथ करवा भी थी। सभी कुछ अच्छा चलने लगा। कुछ महीनों बाद पिंकी उम्मीद से हो गई। धीरे धीरे अपने भाई को खोने का गम से मेरी माँ भी बाहर आ रही थी। लेकिन फिर सबके बीच एक दिन मेरी माँ बहुत ही बीमार पड़ी और चल बसी। मैं बहुत ही रोया, लेकिन मुझे पिंकी ने संभाल लिया था। और फिर बच्चे के आने की खुशी में मैं अपना गम भूल गया और अब मेरी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। तो अब मैं पूरे वक्त दुकान संभालता और पिंकी घर संभालती। फिर एक दिन पिंकी ने मुझे कहा, मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाना चाहती हूँ। पर मुझे नहीं पता था उसके घर पर जाने के बाद मेरे सामने एक और तूफान आने वाला है और मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसका घर बहुत ही बड़ा था, वह बहुत ही रईस थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिंकी के घर पहुंचने पर काफी रात हो गई थी। हम लोग जाते ही जाकर सो गए। सुबह सोकर उठा तो देखा पिंकी घर पर नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा तो तभी मुझे एक एल्बम मिली जिसमें कि मेरी ढेर सारी तस्वीर खींचकर रखी गई थी। और यह तस्वीर अभी की नहीं बल्कि मेरी पिंकी से शादी होने के पहले की थी, बल्कि तब की थी जब मेरे रामू भैया जिंदा थे। मैं तस्वीर देखकर हैरत में पड़ गया और सोचने लगा, मतलब पिंकी बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रही थी, तभी तो मेरे इतने पुराने तस्वीर इसके पास है। अब मैं उसको घर में और भी अच्छे से देखने लगा, कहीं कुछ और मिल जाए, क्योंकि मुझे अब पिंकी पर शक होने लगा था। मैं उसका घर देखने लगा। हर कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाजवाब था। तभी नजर एक कमरे पर गई जिसमें कि ताला लगा हुआ था। अब मुझे उस कमरे को खोलकर देखना था। मैं सोच में पड़ गया था, जब सारे कमरे खुले हुए हैं, इस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? मैं उस कमरे के ताले की चाबी को इधर उधर ढूंढने लगा और फिर मुझे वहीं पर एक बॉक्स मिला जिसमें अलग अलग तरह के चाबी रखे हुए थे। मैं हर चाबी से उस कमरे के ताला को खोलने की कोशिश करने लगा और आखिर में मैं एक चाबी से उस कमरे का ताला खुल ही गया। पर कमरे के अंदर घुसते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल की धड़कन बद सी होने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि उस कमरे में मेरे भाई की तस्वीर दीवारों पर टंगी हुई थी, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया था। फिर मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे भाई के कुछ सामान भी वहीं पर पड़े हुए मिले। ये सब देखकर मुझे समझ में आ गया, पिंकी भाई को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। आखिर उसने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि वह भाई को नहीं जानती थी? तभी अचानक कमरे में पिंकी आ गई। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर चुका था। मैं तो काफी गुस्से में था और चिल्लाते हुए उसे कहा, यह सब क्या है? आज मुझे सच सच बताओ, नहीं तो तुम समझ नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आज मेरा यह रूप देखकर पिंकी भी काफी डर गई और फिर वह मुझे कहने लगे, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें आज सब सच सच बताऊंगी। तुम्हारा भाई रामू मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं उसे बहुत ही पसंद करती थी, पर वह बिल्कुल आवारा किस्म का लड़का था। उसके और भी कई गर्लफ्रेंड थे,
तो उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर बाद में और भी लड़कियों के साथ दोस्ती किया। पहले मुझे उसकी हकीकत नहीं मालूम थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही मीठा मीठा बात करता था। और फिर जब उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वह मेरे साथ रिश्ता तोड़ना चाहता था। मैं उससे शादी करना चाहती थी और इसके लिए मैंने उसे कई बार कहा भी था, परंतु वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो पूरी तरह से मुझसे आजाद होना चाहता था। मैं तो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। और फिर एक दिन मैंने उसे कह दिया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे छोटे भाई से शादी कर लूंगी। वो पहले तुम्हारे बारे में मुझसे बातें शेयर करते रहता था, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चीज पता चल गई थी। फिर मैंने छुपकर तुम्हारी फोटो भी निकाल ली थी और उस फोटो को दिखा दिखा कर तुमसे शादी करने का दबाव उस पर डाल रही थी। मैं चाहती थी किसी भी तरह वो मुझसे शादी कर ले और इस बच्चे को अपना ले। मुझे पता था कि तुम रामू से बिल्कुल ही अलग हो और पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हो और अच्छे लड़के हो। एक दिन जब रामू घर पर आया तो मेरी उससे शादी को लेकर बहुत ही लड़ाई हुई और मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया कि अब मैं और भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुम्हारे भाई से जाकर सीधा शादी कर लूंगी और तुम्हारी माँ को भी सभी कुछ बता दूंगी। तुम्हारी माँ मुझे जरूर ही अपना लेगी। आखिर मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इसलिए अब तुम मेरे घर बिल्कुल मत आना। मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं तो किसी भी तरह उससे शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे बोले, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और गुस्सा होकर घर से निकल गया। और फिर 10 दिनों के अंदर ही मुझे पता चला एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैंने पिंकी को कहा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हुई। तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के बाद वह रोज शराब पीकर घर आने लगा था और दुकान भी नहीं खोलता था और इन्हीं सब परेशानी के कारण उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। पिंकी ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी इस तरह से रामू की जान चली जाए। उसने मुझसे शादी के लिए इनकार किया था, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता बनाने की बात की थी। मैं सोच रहा था कि पिंकी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन पिंकी तो मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी मैंने पिंकी को ठुकराया नहीं, क्योंकि वह बच्चा मेरे भाई का आखिरी निशानी थे जो कि उनको कोख में पड़ रही थी। इसी वजह से मैंने उसे अपना लिया और फिर समय के साथ साथ पिंकी भी एक बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। फिर कुछ सालों के बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया जो हम दोनों के प्यार की निशानी थी। और अब हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।